एवरीवन, दिस इज गणेश एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लास्ट दो क्लास में से हम लोग एलएलपी पढ़ रहे हैं और एलएलपी में हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा कवर अप कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बहुत बेसिक सा पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज प्रोबेबली हमारा जो एलएलपी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसका आप टेंशन मत लेना। इट विल बी फिनिश फॉर टुडे। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन फेज से, हमारा जो इंट्रोडक्शन फेज है उससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और हम लोगों ने पढ़ा था कि एलएलपी जो है वो 12 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट में पास हुआ था और 7 जनवरी 2009 को वो प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट हुआ था। इसीलिए कहीं कहीं पर एलएलपी एक्ट 2008 एंड कहीं कहीं पर एलएलपी एक्ट 2009 लिखा रहता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसका 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल्स है, जिसमें 81 सेक्शन जो है वो ऑब्लिटेटेड हो गया है। 4 शेड्यूल में सबसे पहला शेड्यूल है हम लोग का म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है। कब बताता है? इफ़ देर इज़ नो एनी एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर आप बोलो नो एनी प्रायर एग्रीमेंट। ठीक है, आप कुछ ही बोल सकते हैं, नो एनी प्रायर एग्रीमेंट बोलो या फिर देर इज़ नो एनी एग्रीमेंट, तो आप ये कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल 2 पढ़ा था, फिर शेड्यूल 3 पढ़ा है और लास्ट में हम लोगों ने शेड्यूल 4 पढ़ा है। मतलब पढ़ा नहीं है, शेड्यूल किस लिए है वो हमने जाना है, ये पढ़ना अभी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में है नहीं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक सा बात किया था, जैसे इसमें मैंने आपको बस बहुत इन डेप्थ तरीके से समझाया था कि अपना ठीक है, अपना जो शेड्यूल 4 है वो सिर्फ बोलता है यूपीसी के बारे में, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के बारे में। वो कभी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के बारे में नहीं बोलता है, तो आपको वो समझ में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन है? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो है आरओसी एंड एमसीए। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगा वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, ये एलएलपी में बताता है। सेक्शन 4, हम देखो ये जो बात लिखा हुआ है सेक्शन 4 में भी सेम बात लिखा हुआ है कि हमारा जो सेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो एलएलपी एक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है। एक अमेंडमेंट भी हुआ था जो कि इरेलीवेंट नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग्स ऑफ एलएलपी। दिस इज द मीनिंग्स ऑफ एलएलपी। मीनिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट इज़ एन न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव ऑडिट, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स। ठीक है, एक कॉर्पोरेट का जो बिजनेस व्हीकल है उसका एक ऑल्टरनेटिव सही है। ठीक है, पार्टनर का फ्लेक्सिबल होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, पार्टनर का क्या होता है? फ्लेक्सिबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद लाइबिलिटी जो मतलब एलएलपी का इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर एक्सटेंट ऑफ एसेट्स। एलएलपी कितना दूर तक का लाइबिलिटी को एडमिट करता है? टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी, ठीक है, लिमिटेड। ऑफकोर्स नाम से ही पता चलता है एलएलपी का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस में आ चुके थे हम लोग और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कैसा था? कुछ ऐसा था, जिसमें हम लोग का था पहला मीनिंग, उसके बाद था इंक्लूड्स और दूसरा है डज नॉट इंक्लूड्स। बॉडी कॉर्पोरेट में 3 ही बात बोलता है। मीन मतलब क्या? मीन्स क्या बोलता है? कंपनीज अंडर 220, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है? वो सारे कंपनीज जो कंपनीज, ठीक है, मतलब जो सेक्शन 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के डेफिनेशन में आते हैं वो सारे लोग आते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? एलएलपी एग्रीमेंट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एलएलपी जो रजिस्टर्ड हुआ है इस एक्ट में, इस एक्ट का मतलब क्या है? एलएलपी एक्ट 2008, इस एक्ट में जो रजिस्टर्ड हुआ है उन लोगों का बात किया जा रहा है।
दूसरा हमारा किस चीज़ का बात किया जाता है, हमारा आउटसाइड इंडिया। कोई भी एलएलपी जो कि आउटसाइड इंडिया में, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है लंदन में या अमेरिका में कुछ ऐसा एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता होगा, मतलब वहाँ पर भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एलएलपी बनाया जा सकता है उनके लॉ एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर भी जो बिजनेस बनाया जाता है, क्या उसमें भी मतलब उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं? एब्सोल्युटली यस, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जो इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड इंडिया है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, मतलब यहाँ पर उसका मीनिंग कवर हो जाता है, जो आउटसाइड इंडिया है वो यहाँ कवर हो जाता है। और इन सभी के बाद मैंने आपको बताया था डज नॉट इंक्लूड भी कुछ होता है, यानी कि आप इन तीन चीज़ों को कभी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में रखोगे ही नहीं। पहला क्या था, कॉर्पोरेशन सोल, दूसरा क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या आ जाता है हमारा, एनी अदर बीसी नोटिफाइड बाय सीजी, यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको नोटिफाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हम लोग पहले पढ़े थे कि वही नोटिफिकेशन इशू करके हमको बताती है कि कहाँ कहाँ हमारा एप्लीकेबिलिटी होगा। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज एल। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमको क्या बताता है, अप्रैल 2000, मतलब अप्रैल से शुरू होगा और मार्च में ख़त्म होगा, यानी कि अप्रैल 2000 लेट से अगर साल है शुरू होगा, मार्च 2001 में ख़त्म होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर इशू क्या हो जाता है कि मान लो अगर कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31, यहाँ देखो एक मिनट, ये जो है हमारा, अगर वो मान लो ये हमारा टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमारा 30 सितंबर जो है आता है, लेट्स से 2000, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2001, यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, अगर ठीक है ऐसा है, ठीक है ऐसा ही है, लेकिन अगर मान लो इसके बाद कभी भी एक दिन के बाद एक दिन भी, यानी कि लेट्स से 1 अक्टूबर को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो उसको हम इस साल भी ख़त्म कर सकते हैं, या फिर हम उसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2002 भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दो काम होता है, ठीक है। हमारा ये क्या है, चॉइस है, यानी कि ऑप्शन, हमारे लिए क्या है, ऑप्शनल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। सेक्शन 2(1)(l) हो गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बिजनेस का डेफिनेशंस पढ़ा था। तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या आता है, एनी काइंड ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारा जो है जो नोटिफाई करे एक्सक्लूडर, तो उसको हम लोग बिजनेस के डेफिनेशन में ले लेते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में हम लोगों ने सेक्शन 7 में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 2(1)(j) में हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। और डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में अच्छे से हम लोग अदर देन डेफिनेशन जो भी है वो सेक्शन 7 में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब पढ़ चुके हैं हम लोग, मैं आपको बस रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स एनी पार्टनर जो कि डेजिग्नेटेड है एज पर परसुएंस ऑफ सेक्शन 7। देखो यहाँ पर ही बोलता है जो डेजिग्नेटेड है एज पर परसुएंस ऑफ सेक्शन 7, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। उसके बाद देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू द 31 सितंबर से स्टार्ट होता है, और ठीक है। हाउ एवर ये वाला जो इंपॉर्टेंट लाइन है 30 सितंबर के बाद से जो है वो आप नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में भी आप उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये है हमारा पूरा टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब बताया था कि ये जो है ऑप्शनल है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, हाँ ये तो हो गया।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एलएलपी का मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉरेन एलएलपी। सॉरी बहुत ज़्यादा कर दिया, दस तरीके। फॉरेन एलएलपी का मतलब हमने बताया था। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या है? एनी अदर एलएलपी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इनसाइड इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब वो ट्रांजेक्शन कर रहा होगा इंडिया में या फिर कुछ भी ऐसा, बट इंडिया में उसका कुछ ना कुछ तो काम होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको याद क्यों रखेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी का क्या मतलब क्या हुआ है, हो गया है। एलएलपी जो है वो मीन्स जो कि फॉर्म्ड हुआ है या रजिस्टर्ड हुआ है अंडर दिस एक्ट, यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 में। ठीक है, वो अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलएलपी बोलेंगे। बस सिंपल सा है। ठीक है, मेन आप लोग का वही सब था, आपका बॉडी कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ईयर, ये सब मेन था। पार्टनर क्या कौन होता है? पार्टनर इन रिलेशन टू अ एलएलपी मीन्स एनी पर्सन हु बिकम द इन द एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर कहते हैं। कितना ईजी है देखो। स्मॉल कंपनी में हम लोगों ने क्या, हमने आपको क्या बताया था कि आपका जो टर्नओवर होगा वो 40 लाख होगा और कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 25 लाख होगा। आपका टर्नओवर 40 लाख होगा और कंट्रीब्यूशन जो है 25 लाख होगा, तो हम बोलेंगे कि आप क्या है? आप एक, ठीक है, स्मॉल कंपनी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी ए, ठीक है, 2(1)(TA), दिस इज योर सेक्शन ऑफ स्मॉल कंपनी 4(25). उसके बाद मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि ये सब केस में आपका माना जाएगा और नहीं भी माना जाएगा कभी कभी। फिर हम लोग सेक्शन 4 में आ गए थे। ठीक है, सेक्शन 4 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1982 जो है वो एलएलपी के ऊपर कन्वे नहीं करता है। फिर हम लोग पार्टनरशिप में आ गए थे, मतलब पार्टनर का डेफिनेशन में आ गए थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 क्या है? एनी इंडिविजुअल और बीसी जो है मे बी पार्टनर इन अ एलएलपी हाउ एवर एंड, ठीक है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल या बीसी जो है वो पार्टनर बन सकता है, नॉट इन कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर, यानी कि इन तीनों को छोड़ के। पहला कौन था? अनसाउंड माइंड। दूसरा कौन था? अनडिस्चार्ज फ्रॉम इंसॉल्वेंट, यानी जो इंसॉल्वेंट अभी भी है। और तीसरा कौन है? जिसने अप्लाइड कर दिया इंसॉल्वेंट के लिए बट उसका एप्लीकेशन अभी स्टिल पेंडिंग है, वो भी हो सकता है। ये तीन लोग पार्टनर नहीं बन सकते। मिनिमम नंबर कितना होता है पार्टनर का? 2 हो सकता है, लेकिन अगर मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो रिड्यूस फ्रॉम 2 हुआ और मोर देन 6 मंथ हो गया है तो उस केस में जो बचा हुआ पार्टनर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? मतलब उसको क्या हो जाएगा? लायबल हो जाएगा वो ओनली वन पार्टनर। आफ्टर 6 मंथ जो भी उसका ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए यही लायबल होगा, इसके अलावा और कोई लायबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोगों ने डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब पढ़ा था। डेजिग्नेटेड पार्टनर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 लोग होने चाहिए और दोनों ही इंडिविजुअल होना चाहिए, हु आर इंडिविजुअल। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट, और उसमें से एक जन जो है वो रेसिडेंट होना चाहिए। लेकिन रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया में रहने वाला नहीं पगले, जो 120 डेज़ और मोर इंडिया में रहा हो। ठीक है, जो 120 डेज़ या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो वो लोग रेसिडेंट माना जाता है। लेकिन अगर मान लो कि पार्टनर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है दोनों, तो उस केस में कौन होगा? वो लोग एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे और वो लोग वो क्या बन जाएंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर किस चीज़ के लिए लायबल होता है? कंप्लाइंसेस ऑफ एलएलपी के लिए लायबल होते हैं। उसके बाद हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, दिस इज़ वेरी चिंदू पिंदू सा टॉपिक है तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद हमने बेनिफिट्स पढ़ा था कि इट इज़, ठीक है, इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑन ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट के बेसिस पे ये जो है ऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ठीक है, प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू आउट द, ठीक है, विदाउट इम्पोजिंग डिटेल्स लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, यानी कि ये आपको
आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब किस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? कैपिटल स्ट्रक्चर में भी करता है पार्टनर को। आपको याद है ना, पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पार्टनर को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पर पढ़े थे? ये मीनिंग में पढ़े थे। यहाँ पर किस बात का फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हो रहा है? यहाँ पर बात हो रहा है आपका, ठीक है, लीगल प्रोसीजर्स का। यहाँ पर देखो, लीगल प्रोसीजर्स का फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? नहीं ठीक है, बताओ मेरे को, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे ईज़ ऑफ फॉर्म है, यानी फॉर्मेशन इजीली हो सकता है, डिसोल्यूशन भी इजीली हो सकता है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑल पार्टनर्स जो है वो इन्जॉय करता है लिमिटेड लायबिलिटी। आपको एक एक चीज़ पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने आपको क्या बताया था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आपको 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपका जो है सब्सक्राइब करेगा। कौन सब्सक्राइब करेगा? जो बंदा आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करेगा वो आपका कौन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? पार्टनर बनता है बेसिकली। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? फीस प्लस आपको जो है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को क्या करना पड़ेगा? फाइलिंग करवाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फीस। किसके पास फाइल करवाना पड़ेगा? आरओसी के पास। आप आरओसी बोलो या रजिस्टर ऑफ फर्म बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो, उसके पास आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल करवाना पड़ेगा। तीसरा क्या है? स्टेटमेंट फाइल करवाना पड़ेगा। जो भी आप फाइलिंग करवा रहे हो, ठीक है, स्टेटमेंट्स, उसमें आपका क्या होगा? एडवोकेट, यानी कि जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जिसमें एडवोकेट आ गया, सीएस आ गया, चार्टर अकाउंटेंट आ गया, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, ये सब लोग कौन है? इंगेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी। एलएलपी के फॉर्मेशन में ये लोग क्या है? इंगेज है। तो इन लोगों का आप एक स्टेटमेंट लोगे। स्टेटमेंट क्या लोगे भाई? और साथ ही साथ प्लस में आप इसका भी लोगे स्टेटमेंट। किसका है स्टेटमेंट? जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था, याद है ना, सब्सक्राइब किया था 2 लोगों ने, हाँ। तो दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट एंड रूल्स जो है वो प्रोसीजर फॉलो करोगे। सवाल ये आता है कि स्टेटमेंट क्या क्या लेंगे हम लोग इन लोगों से? स्टेटमेंट क्या लेंगे? 2 ही तो स्टेटमेंट तो है, देखो ना, दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड रूल जो है वो कंप्लीट किया है। यानी इस एक्ट के, ठीक है, मतलब इस सेक्शन का जो भी, मतलब इस पूरे एलएलपी एक्ट का जो भी रूल्स है, ठीक है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारा हम लोगों ने कंप्लाई किया है अच्छे तरह से। आप ये बेफिक्र हो जाओ। ये कौन बोल रहा है? वो सारे प्रोफेशनल्स भी बोल रहे हैं, प्लस वो जो 2 आदमी है ना जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था अपना नाम, वो लोग भी बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एंड मैटर इंसिडेंटल टू द प्रेजुडिस ऑफ द देयर टू, ठीक है, ये भी हम लोग बोल रहे हैं। फिर क्या हम लोगों ने देखा कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ बेसिक सा बात है। बेसिक सा बात क्या है कि आप नाम ले लो, नेम ले लो। नेम किसका किसका लोगे? 2 लोगों का, एलएलपी का लो, पार्टनर का लो, ठीक है, पार्टनर का लो। एड्रेस ले लो। एड्रेस का केस में, एलएलपी का केस में आप उसको क्या बोलते हो? आरओ बोलते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस। पार्टनर के केस में उसका रेसिडेंशियल एड्रेस बोलते हो, ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस बोलते हो, वो ले लो, ठीक है। और क्या ले लो? कौन कौन सा बिजनेस, नेम ऑफ द एलएलपी हो गया, प्रपोजिंग बिजनेस हो गया, एड्रेस हो गया, प्रपोजिंग बिजनेस ले लो, क्या बिजनेस करता है एलएलपी वो ले लो, ठीक है। नेम एंड एड्रेस हो गया, नेम एंड एड्रेस फिर से हो गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी आपका जो डीपी का जो भी नाम और एड्रेस जो है वो आपको लेना होगा। आपको डीपी का भी नेम एंड एड्रेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल है, यानी कि नेम एंड एड्रेस आपको किसका किसका लेना पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा सा। आपको क्या करना पड़ेगा? नेम लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा? एड्रेस लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। ये किसका किसका चाहिए आपको? डीपी का चाहिए, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉर्मल आपका जो पार्टनर है उसका भी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एलएलपी का चाहिए। एलएलपी का केस में आप एड्रेस मत बोलना, रजिस्टर्ड ऑफिस बोलना, ठीक है। उसके बाद बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, ठीक है, क्या बिजनेस किया जा रहा है, और कोई भी एडिशन जो कि हम लोग आपसे मंगवाएंगे ये दे देना।
ठीक है, ये 20 मिनट्स हो गया और हम लोगों ने अपना पूरा रिवीजन भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग आते हैं हमारे आज का टॉपिक पे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या बोलता है, व्हेन द रिक्वायरमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। When the requirement imposed by the clause B and C of subsection 1 of section 11, यानी कि 11 का यहाँ पर कितना बोल रहा है, देखो ये इतना लंबा चौड़ा बोलने का मतलब क्या होता है, लॉ में देखो इसी तरीक़ा से लिखा रहता है। आपको ऐसा पढ़ते समय आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है, आप इसको क्या बोलोगे, सेक्शन, यहाँ पर बोलना चाह रहा है सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है, एंड सी, यानी कि क्या, यानी कि ये दोनों के बारे में बोल रहा है ये लोग, बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी। क्या है बी एंड सी में, बी में बता रहा था हमारा कि फीस एंड रजिस्टर्ड, बी में क्या बता रहा था हम लोग का कि हमको फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है, और अपना इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। सी में क्या बता रहा था कि स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट कौन कौन देगा, प्रोफेशनल्स लोग देंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है नाम वो लोग देंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट में क्या देंगे कि हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाइट कर लिया, इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, यही दोनों बात है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं देखो थोड़ा, व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द क्लॉज, ठीक है, इम्पोज बाय द सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड सी, ठीक है, हैज़ बीन complied with, the registrar shall retain the incorporation document and unless the requirement imposed by clause B। ठीक है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है तो आप वो डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, वो रख लेगा और उसके बाद क्या बोलेगा, अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय क्लॉज ए। अगर मान लो कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि आपको देना पड़ता है रिक्वायरमेंट, अगर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ आपने ठीक ठाक दिया है, तो वो क्या करेगा, रख लेगा खुद के पास। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदिन 14 डेज आपको क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। क्या, शैल विदिन 14, ठीक है, that has not been complied with, he shall within a 14 days आपको क्या किया जाएगा, रजिस्टर्ड इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया है, मतलब दिया है, वो रजिस्टर्ड करवा दिया जाएगा। या फिर एंड आपका क्या करेगा, गिव द सर्टिफिकेट ऑफ LLP बाय द नेम ऑफ स्पेसिफाइड देयरइन, और आपके नाम का एक LLP भी जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, उनके पोर्टल में। यानी कि बड़ा सिंपल सा बात बोलता है कि आपने क्या किया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया है, और इनकॉर्पोरेशन आपने क्या किया था, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट दिया था, और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या करेगा, रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रजिस्टर्ड करेगा। ठीक है, देखेगा, वो चेक करेगा सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो वो क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा कि हाँ भाई रजिस्टर कर लो, इसका सब कुछ ठीक है, और आपको क्या करेगा, इशू कर देगा। क्या इशू करेगा आपको, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या इशू करेगा, सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा। फैंटास्टिक, चलो आगे बढ़ो। द रजिस्ट्रार मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवरी क्लॉज, ठीक है, अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द a requirement imposed by clause A of that subsection complied। यानी कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये देखो आप, रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड, आपने जो स्टेटमेंट डिलीवरी किया था रजिस्ट्रार वो एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इट मे एक्सेप्ट द स्टेटमेंट ऑफ डिलीवर एज सफिशिएंट एविडेंस दैट रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द और सबसेक्शन 1 हैज़ बिन कंप्लाइड विद। यहाँ पर बार बार वही बात बोल रहा है कि आपने जो रिक्वायरमेंट जो आपको दिया गया है कि आप ये इस चीज़ कंप्लाई करो, आप लोग अगर उस चीज़ को कंप्लाई कर लोगे तो आपका जो स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रख लेगा।
यानी कि उसको इनकॉर्पोरेट कर लेगा अपने डॉक्यूमेंट में। बस यही बात बोल रहा है, ठीक है। और ये काम कैसे करेगा, वो ऑफिशियल सील अपना लगाएगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपना ऑफिशियल सील लगाएगा और साइन करेगा, ठीक है। साइन करेगा एंड ऑफिशियल सील लगाएगा। कौन? सर्टिफिकेट इशू जो होगा उसमें आपका साइंड होगा एंड ऑफिशियल सील लगाएगा बाय द रजिस्ट्रार, ठीक है। द सर्टिफिकेट शैल बी और ये जो सर्टिफिकेट है ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपको अगर पूछेगा कि क्या आप सही में रजिस्टर्ड हो एज LLP, तो आप बोलोगे यस हम लोग रजिस्टर्ड है। बोलेगा प्रूफ दिखाओ, तो आप प्रूफ में आप ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आप दिखा सकते हो। जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो आपका RO है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस आपको क्रिएट करना पड़ता था, क्या आपको याद है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस को क्रिएट किया था? यस, किया। कब? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सबमिट करते समय। तो वहाँ पर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस का भी क्लॉज देना पड़ता था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो आप लोग। Every LLP shall have a registered office to which all notifications and notice may be addressed। and देखो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, जैसे मान लो आपका एड्रेस, आपका घर का एड्रेस, ये क्या है, आपका जितना भी कम्युनिकेशन होता है किसी से भी आपके घर के एड्रेस में ही होता है। इधर आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाओ या फिर कुछ भी आप करवाओ, आपका जितना भी कम्युनिकेशन है वो कहाँ पर होगा, आपके घर के एड्रेस पे ही होगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा, ऑल कम्युनिकेशंस, क्या मैंने बोला, ऑल कम्युनिकेशंस आपका यहीं पर होगा। कोई भी नोटिस अगर आपका आएगा तो इसी एड्रेस में आएगा, ठीक है। शैल बी रिसीव्ड इन योर रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा मे बी सर्व ऑन LLP, ठीक है। जो भी आपको LLP में सर्व किया जाएगा डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर LLP खुद सर्व करता है किसी को, या उसका पार्टनर सर्व करता है, या फिर कोई उसका डिजिग्नेटेड पार्टनर सर्व करता है किसी को भी, ठीक है, ठीक है, सर्व करता है यानी सेंड करता है किसी भी चीज़ के हिसाब से, पोस्ट के द्वारा करो, ठीक है, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा करो, या फिर एनी अदर मैनर के द्वारा करो, किसी भी और मैनर के थ्रू आप कर सकते हो, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द एड्रेस स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड बाय द LLP। तो आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो डिक्लेयर करना पड़ता है। बड़ा सिंपल है। पहला बात क्या बोल रहा है हम लोगों को, पहला बात हमको बोल रहा है कि अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस काम में आता है, ऑल कम्युनिकेशंस के काम में आता है, प्लस नोटिसेस के काम में आता है, हमको रिसीव होता है। दूसरा, अगर हम लोग खुद अगर कोई नोटिस या फिर कोई भी, ठीक है, डॉक्यूमेंट अगर सर्व करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो हमारे लेटर में हमारा LLP का जो डिटेल्स रहेगा, मतलब LLP का जो रजिस्टर्ड एड्रेस रहेगा वो मेंशन होगा, ठीक है। और LLP में चेंज द प्लेस, ठीक है। LLP जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ये वाला, ध्यान से पढ़ना। LLP में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। LLP जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो प्लेस है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है अपना, लेकिन उसको चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंजेस विद द रजिस्ट्रार। और उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रार सुनिए ना, हम लोग अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेंज कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो लोग बोलेगा नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे को बता दिया ना, वो बहुत अच्छी बात है। एंड इन सच फॉर्म एंड मैनर ऑल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब, ठीक है। जो भी कंडीशन है आप उसको फुलफिल करो और आप चेंजेस कर सकते हो। एंड एनी अदर चेंजेस शैल बी इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। और कोई भी ऐसा चेंजेस जो है वो इफ़ेक्टिव है
ये सब मत सोचो, बस इतना देखो पहला में हम लोगों को क्या बोल रहा है। फिर से एक बार देखो, फर्स्ट नंबर में हम लोग को बोल रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस जो हमें रिसीव होता है वो कहाँ रिसीव होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में। सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या बोल रहा है कि हमको अगर कोई चीज़ सर्व करना है, हमको यानी को एलएलपी को, पार्टनर को कुछ चीज़ सर्व करना है, डेजिग्नेटेड पार्टनर को चीज़ सर्व करना है, किसके थ्रू, पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या एनी अदर मोड के थ्रू, तो वो किस जो सर्व करना है वो कौन का मतलब कहाँ से करेगा, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से। यानी कि वहाँ पर जो लेटर में जो नाम लिखा है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस के थ्रू ही पास ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो थर्ड नंबर है इसमें क्या बोलता है, मतलब लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर में क्या बोलता है कि कोई भी नोटिस, ठीक है, आप एक नोटिस दो किसको, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को। किस लिए भाई, आप चेंज करवा रहे हो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को, ठीक है। बस फोर्थ में क्या बोलता है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन तो एलएलपी शैल बी, एलएलपी एंड इट्स पार्टनर, ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो किसको किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, एलएलपी को और उसके एवरी पार्टनर को जो है वो पेनल्टी लगेगा अगर आपने इस चीज़ का कॉन्ट्रावेंशन किया तो। कितना का, 1500 ईच ड्यूरिंग द डिफ़ॉल्ट पीरियड, मतलब डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू, एंड मैक्सिमम 50,000, ठीक है। तीनों चीज़, चारों चीज़ आप लोगों को समझ में आया, वेरी गुड। सेक्शन 15 क्या बोलता है, ये देखो, सेक्शन 15 आपको बोलता है कि आप क्या कर सकते, आप जो है नाम, नेम के लिए सेक्शन 15 बोलता है, ठीक है। क्या होता है देखो, एवरी एलएलपी शैल हैव आइदर द वर्ड, ठीक है, आप अगर एलएलपी हो तो आप अपने नाम के बाद में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाओगे या एक एक्रोनियम लगा सकते हो, एलएलपी आपको लगाना है। जैसे मान लो कि आस्था एलएलपी, ठीक है, लेट्स से आस्था एलएलपी, ठीक है, या जीटी कम्युनिकेशन एलएलपी, ऐसा कुछ भी आप करो, ठीक है। आप अपने नाम के आगे, मतलब नाम के आगे जो है वो एलएलपी लगाओगे या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाओगे, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाता है आपका, ठीक है। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज़ ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई ऐसा नाम, कोई भी ऐसा नाम जो आप ले रहे हो वो क्या है, वो अनडिज़ायरेबल है या आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल है, ठीक है, किसी और एनी अदर एलएलपी, किसी और एलएलपी के साथ, ठीक है, या वो जो है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में वो रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है, किसी और एलएलपी के साथ या किसी और कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो, और ये किसको लगता है, इन द ओपिनियन ऑफ सीजी, तो क्या करोगे आप, ये जो नाम है आप नॉट एलएलपी रजिस्टर्ड बाय द नेम, आप ये नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। फिर से सुनो मेरी बात को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नाम है जो अनडिज़ायरेबल है, यानी कि ये गलत है, जैसे मान लो आप लोग बोल रहे हो इंडिया, ठीक है, एक नाम आप लेते हो कि इंडिया लूटो एलएलपी, तो ये तो गलत है ना, ये तो थोड़ा सा वायलेंस टाइप का लग रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वायलेंस टाइप का लगेगा। फिर ठीक है, कोई टू नियरली रिजेंबल यानी कि आइडेंटिकल, ठीक है किसी और एलएलपी का या किसी और कंपनी का कोई ऐसा नाम, जैसे रिलायंस कंपनी लिमिटेड, अगर मैं उसके नाम पे बोलूँ रिलायंस एलएलपी तो ये तो गलत है ना। या फिर कोई ऐसा एलएलपी पहले से है उसके नाम का मैं डुप्लीकेट बोलूँ तो ये गलत है। या फिर वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में रजिस्टर्ड है, यानी कि वो अभी तक, ठीक है, मतलब ये पावर में नहीं आया कोई ऐसा एलएलपी है या फिर कोई ऐसा कंपनी है, लेकिन उसने क्या किया, अपना ट्रेडमार्क ले लिया है कि मेरा ये जो नाम है ये रजिस्टर्ड कर लो ट्रेडमार्क के थ्रू, ठीक है। बाद में मैं जो कंपनी खोलूँगा या एलएलपी खोलूँगा कोई भी, तो ये नाम मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि वो सारा नाम आप नहीं ले सकते। सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 बोलता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। अगर आपको नाम लेना है तो आपको उसको सबसे पहले तो रिजर्व करवाना पड़ेगा। रिजर्व किसके पास कराना पड़ेगा, ऑफ कोर्स
रजिस्ट्रार के पास रिजर्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। किसके पास रिजर्व कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास करवाना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे, ठीक है। द नेम, आप एप्लीकेशन में क्या बोलोगे कि मेरे को ये नाम अपना जो है रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि आपका जो नाम रजिस्टर करवा रहे हो उसमें वो जो ऊपर में हम लोगों ने बताया ना आपको अभी ये वाला पोर्शन, या कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नियरली, ठीक है, आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल, या फिर अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? द नेम ऑफ विच LLP चेंज प्रपोज टू चेंज इट्स नेम। या फिर अगर आपका कोई नाम पहले से है LLP का और उसको अपना नाम जो है चेंज करवाना है तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन जो होगा वो 3 महीने का होगा। रिजर्वेशन जो है ऑफ द नेम ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन के लिए इंटीमेशन दिया तो 3 महीने तक आपका नाम जो है वो रजिस्टर्ड रहेगा एज LLP। मतलब 3 महीने तक कोई और उस नाम को यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन मान लो 3 महीने के बाद आपने उस नाम का कोई कुछ किया ही नहीं, लाइक LLP आपको शुरू करना था बट आपने किया ही नहीं, तो वो नाम का क्या होगा? कुछ नहीं, वो रजिस्ट्रेशन से हट जाएगा, ठीक है, किसी और को मिल जाएगा, ठीक है। चेंजेस ऑफ द नेम ऑफ LLP। अगर आपको अपना नाम चेंज करवाना है LLP में तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 17 अप्लाई होता है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 17 बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन दिस एक्ट, इट इज़ एन वेरी क्रूशियल वर्ड, ठीक है। एनीथिंग कंटेनिंग इन सेक्शन 15 है सेक्शन, यानी कि बोलता है सेक्शन 15 या 16 में कुछ भी लिखा हुआ है हमको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक्शन 17 का ये बोलना है, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है। अगर किसी सेक्शन में ये बोल दिया है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ और एनी अदर सेक्शन और एनी अदर प्रोविजन दैट, ठीक है, डॉट डॉट कुछ भी बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है सेक्शन उन सभी सेक्शन को सुपरसीड कर रहा है, ठीक है। ये सेक्शन अपने आप को सुपीरियर बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इफ थ्रू इन inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical with or to resemble। अगर मान लो कि आपका जो नेम है वो आइडेंटिकल है या टू रिजेंबल, जैसे मैंने आपको सेक्शन 15 में पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था ना सेक्शन 15 में, ये देखो मेरे को याद है, तुम कैसे भूल गए? ये देखो, ये वाला मेरे कांचो, ये देखो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो चेंज करवाना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगला आदमी ने आपके ऊपर कॉपीराइट डाल दिया। जब आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक है, तो यूट्यूब में भी आपका जब कोई वीडियो आप किसी और का कॉपी मतलब वीडियो लेके खुद अपने यूट्यूब में अपलोड करते हो तो दो चीज़ होता है, एक या तो वो आपके ऊपर कॉपीराइट मारेगा या फिर आपके ऊपर कॉपीराइट नहीं मारेगा। अगर उसने आपके ऊपर कॉपीराइट मारा, ठीक है, तो उस केस में आपको वो नाम हटाना ही पड़ेगा, मतलब वो वीडियो को हटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि आप उन लोगों ने क्या किया, कॉपीराइट किया कि ये हमारा नाम है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको ये हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए कौन बात करता है? आपका सेक्शन 17। सेक्शन 17 आपको बताता है कि आपको किस तरह से हटाना है, अपना नाम चेंज करना है। दैट ऑफ एनी अदर LLP और LLP और अ कंपनी, ठीक है, यानी कि रिजेंबल है किसी भी LLP से या फिर कोई भी कंपनी से, ठीक है। यही बात यहाँ पर बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर कोई, ठीक है, ये सेक्शन 15 को ही घुमा रहा है कि किसी और कंपनी से आपका नाम जो है या LLP से आपका नाम जो है वो रिजेंबल है और नियरली जो है क्लोज है, या फिर एक्ट में जो है वो रजिस्टर्ड है। तो देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ LLP, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोलता है, बार बार यहाँ पर बोल रहा है देन ऑन एप्लीकेशन ऑफ LLP। मैंने जो अभी बोला ना आपको
ऑन एप्लीकेशन ऑफ एलएलपी या प्रोप्राइटर, जो कि सेक्शन, ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने गलती से यूज़ किया है, ठीक है, तो वो लोग एप्लीकेशन देगा, ठीक है, या कोई कंपनी, वो लोग क्या कर रही है, एप्लीकेशन दे रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है में डायरेक्ट, ठीक है, किसको, एलएलपी को क्या करने के लिए, चेंज करो नाम, ठीक है, और न्यू नाम जो है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इशू ऑफ डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर अंदर आप एक नाम ले लो और इसको चेंज करो 3 महीने के अंदर। क्या आपको याद है हम लोगों ने ऊपर एक और वक्त पढ़ा था, 3 महीने, आपको 3 महीने तक का ही, आपको 3 मंथ का ही टाइम दिया जाता है, किस चीज़ के लिए भाई, ठीक है, रिजर्वेशन का, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 16 में पढ़ा था, और वही 3 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, चेंज ऑफ नेम का, ये डेल्टा नहीं है, इसको मैं चेंज बोलता हूँ, ठीक है, वो हमने सेक्शन 17 में पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या समझे बच्चा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, अब्जॉर्ब करो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलता है कि अगर मान लो 3 साल बीत गए, ठीक है, मैंने अपना नाम ले लिया था और 3 साल बीत गए, अभी तक कोई भी नहीं आया मेरे नाम, मतलब उस चीज़ को के ऊपर कॉपीराइट मारने या क्लेम मारने कि ये नाम मेरा है, 3 साल बीत गए, मैंने आज नाम लिया 2021 में, ठीक है, 23, 24, 25, 2025 हो गया, अभी तक कोई आया नहीं, उसके बाद चौथा साल में कोई आ रहा है कि रुको रुको रुको, तुमने मेरा नाम यूज़ किया है, इसको हटाओ, एलएलपी इसको हटा दो इसको, तो क्या ये वैलिड है, एलएलपी बोलता है नहीं भाई, तब तक क्या सो रहे थे क्या, 3 साल तक, 3 साल तक आप क्या कर रहे थे, आप क्या सो रहे थे, तो यही बात यहाँ पर बोलता है कि 3 साल अगर बीत गई तो आपका नाम जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप चेंज कराने का जो है वो पावर वो आप खो चुके हो। उसके बाद क्या बोलता है, लास्ट वाला 2 अच्छे से पढ़ो, वेयर एलएलपी चेंज इट्स नेम और ऑप्टेन अ न्यू नेम, अगर एलएलपी जो है चेंज करता है या ऑप्टेन करता है अपना न्यू नेम, ठीक है, नेम को, ठीक है, विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस, ठीक है, आपको आज पता चला कि आप क्या करोगे, ये देखो टाइमलाइन देखो, ये देखो, ठीक है, आपने अभी, ये एक टाइमलाइन है, आपने क्या किया, अभी रिजर्वेशन करवाया, रिजर्वेशन कब तक रहेगा, 3 मंथ तक, आपने रिजर्वेशन करवा लिया, ठीक है, विद इन 3 ईयर क्या हुआ आपका, विद इन 3 ईयर, 3 ईयर जो है वो क्रॉस नहीं हुआ, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन मार दिया किसी ने, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है चेंज करवाना पड़ेगा अपना नेम को, ठीक है, विद इन 3 मंथ आपको चेंज कराना पड़ेगा अपना नाम को, 3 साल, उसके बाद जैसे आपने चेंज करवा लिया, उसके बाद 15 दिन के, ठीक 15 दिन के बाद क्या होगा आपके साथ, ठीक 15 दिन के बाद आप एक न्यू नेम जो है, 15 दिन के बाद नहीं, 15 दिन तक आप एक न्यू नेम जो है वो ले लो, ऑब्टेन कर लो, यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक 15 दिन के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आप क्या करो, एक न्यू नेम ऑब्टेन कर लो फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंजेस, उसके बाद आप क्या करो, एक नोटिस दो, गिव नोटिस ऑफ चेंजेस टू रजिस्ट्रार, और आप ये नोटिस दो इस चेंजेस के लिए किसको, रजिस्ट्रार को, कि देखो देखो हमने नया नाम भी ले लिया है, ठीक है, अलॉन्ग विथ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल कैरी आउट रजिस्ट्रार, हु शैल कैरी आउट necessary changes in the certificate of incorporation within 30 days of such changes, ठीक है, और जो ये जो है who shall carry out necessary changes, जो कि आपका necessary changes को carry out करता है in the certificate within 30 days, इसका मतलब क्या है, within 30 days आपका ये जो changes है वो डॉक्यूमेंट में incorporate हो जाएगा,
ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, सच चेंजेस इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सच LLP शैल चेंज इट्स नेम इन द LLP एग्रीमेंट, और आपके LLP एग्रीमेंट में भी ये नेम जो है वो शो हो जाएगा। इफ़ द LLP इज़ इन डिफ़ॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शन, ठीक है, अगर LLP जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है, क्या कर रहा है, वो डिफ़ॉल्ट करता है कोई भी डायरेक्शन कंप्लाई करने का, तो क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट अलॉट अ न्यू नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नया नेम अलॉट नहीं करेगा टू LLP इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, एंड रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम, and the registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of the old name and issue, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। यहाँ पर क्या बोलता है, LLP इज़ इन डिफ़ॉल्ट ऑफ कंप्लाइंग, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करेगी, उसको शैल अलॉट अ न्यू नेम, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक नया नेम अलॉट कर देगी, ठीक है, और रजिस्ट्रार शैल एंटर द न्यू नेम, और रजिस्ट्रार जो है या फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, खुद से एक नया नाम उसको दे देगा, इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP in place of their old name and issue a fresh certificate of incorporation with new name, ठीक है, खत्म। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसीलिए मेरे को इसको समझाना जरूरी है। यहीं पर समझाता हूँ ना, एक अच्छा सा एक प्लेस लेके इसको मैं एक अच्छा सा टाइम बनाता हूँ, ठीक है, टाइमलाइन, जिसमें आप अच्छे से समझ पाओ। देखो जरा इसको क्या बोलता है, ये देखो, ये रहा एक टाइमलाइन। सबसे पहले आप रिजर्वेशन करवाओगे अपने नेम का, उसके लिए आपको 3 मंथ का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जैसे रिजर्वेशन करवा दिए, ठीक है, अगर कोई, ठीक है, अगर कोई मतलब ऑब्लिगेशंस आया, ठीक है, ऑब्लिगेशन अगर आया कुछ, तो उसमें आपको चेंज करवाना पड़ेगा, आपको नाम को चेंज कराने के लिए आपको कितना टाइम दिया गया है, 3 मंथ, ठीक है। विद इन 15 डेज आप क्या करोगे, ठीक है, विद इन 15 डेज आप क्या करोगे, ठीक है, न्यू नेम अप्लाई कर दोगे, नया नेम के लिए अप्लाई कर दोगे विद इन 15 डेज। 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या होगा, COI में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा आपका, इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा आपका बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको COI में इनकॉर्पोरेट करेगा आपका नाम, ठीक है, विद इन 30 डेज, ठीक है, समझ में आया। और जैसे अगर मान लो कि आपने ये नहीं किया, ये वाला जो प्रोसीजर है, ये अगर आपने अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा आप सोचो जरा, वो लोग खुद आपको एक नया नाम दे देगा, सिंपल, ठीक है। और आपको ये जो है ना, ये जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, ये ध्यान से देखो, जब आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ये एप्लीकेशन के बारे में रजिस्टर, देखो वो हवा में उठ के तो आपको सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं देगा ना, COI सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपको ये जो है वो बताना पड़ेगा, प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, डेटा प्रोवाइड कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है। तो ये है आपका टाइमलाइन, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, वेरी गुड। डिफरेंस ऑफ अदर फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पार्टनरशिप और LLP के बीच का डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है, विच इज़ मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको समझाना ज़रूरी है, ठीक है, आप लोग इसको खुद भी कर सकते हो। रेगुलेशन यहाँ पर बोलता है 2008 के हिसाब से ये होगा, ठीक है, ये 1932 के हिसाब से होगा, ये 2008 के हिसाब से होगा,
ये जो है बॉडी कॉर्पोरेट जो है, इट इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। लीगल एंटिटी सेपरेट है इसका, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर देखो आपका एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी कि एलएलपी का एंड कंपनी का बीच का डिफरेंसेस यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ लेना। एज सच मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। यहाँ पर देखो आपके बुक में क्या किया गया है, एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प तरीके से समझाया गया है कि क्या है एप्लीकेबिलिटी, क्या है सेक्शन 81, ये फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ, नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है। फिर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सम डेफिनेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनर्स के बारे में एंड अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ये सब का चार्ट दिया गया है। तो देखिए हमारा ये जो एलएलपी का जो पोर्शन है विच इज़ हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और 40 और 45 मिनट्स का 44, ठीक है। या पेन निकल जा, ठीक है। हमारा ये जो डिस्कशन है हम लोगों ने अभी देखो 50 मिनट्स हो रहा है, ख़त्म हो गया है, ठीक है। 50 मिनट्स, उससे पहले हम लोगों ने मोटा मोटी 45 मिनट्स लिया था, और उसके पहले मोटा मोटी 43 मिनट्स लिया था। टोटल हम लोगों ने इतना मिनट में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ मेरे को समझना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी पहुंच पाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो मैं आपके साथ लेके जाऊंगा, विच इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका एक मैराथन भी आएगा एक वीडियो में, इसका एक मैराथन भी आएगा, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन पैटर्न भी आएगा। मैं एकदम डिटेल तरीक़ा से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ मैं जो पढ़ाऊँगा वो ना समझो, आप ये भी समझो कि किस तरह से यहाँ पर पढ़ना हो रहा है, ठीक है। आईसीआई मॉड्यूल ही आपको कवर करना है, एग्ज़ाम में आईसीआई मॉड्यूल ही आएगा, तो आपको उसी को कवर करना है और उसी के साथ ही आपको चलना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहो और मस्ती करो।